Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel English Scholars. Today we are going to read a poem which is written by Matthew Arnold, and the title of the poem is Dover Beach. Now, first of all, let us study who was the writer of the poem. About the poet, Matthew Arnold was born in 1822 and he died in 1888. Was a British poet and cultural critic who worked as an inspector of schools, and he was also one of the chief Victorian poets. Matthew Arnold has been characterized as a sage writer, a type of writer who chastises and instructs the reader on contemporary social issues. मैथ्यू आर्नल्ड एक ब्रिटिश पोइट थे और विक्टोरियन पोइट्स में उनको सबसे मुख्य जो पोइट्स हैं उनमें माना जाता है, और वो एक सेज पोइट हैं, यानी वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं रीडर्स को कि उन्हें किस तरह से और बिहेव करना चाहिए, कैसे उन्हें सामाजिक मुद्दों पर और काम करना चाहिए। ये जो पोइम है, इस पोइम का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड अब देख लेते हैं। Matthew Arnold wrote Dover Beach during or shortly after a visit he and his wife made to the Dover region of southeastern England. The setting of the poem in 1851. देखिए, ये जो पोइम है डोवर बीच, ये उन्होंने लिखी थी अपनी पत्नी के साथ। वो डोवर जो एक क्षेत्र है जो साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में स्थित है, वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे गए थे और वहीं पर उन्होंने ये पोइम लिखी थी। उन्होंने शादी की थी जून में और 1851 में उन्होंने ये पोइम लिखी थी। A draft of the first two stanzas of the poem appear on a sheet of paper he used to write notes for another work, Empedocles on Etna. एक दूसरे पोइम वो लिख रहे थे उस टाइम पे, और उसी पेपर पे जिसपे वो पोइम लिख रहे थे उसी पे और ये पोइम जो है उन्होंने लिखी थी। अब देखिए, हम इस पोइम को पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हम इसके और बैकग्राउंड के बारे में और इस पोइम का जो सेटिंग है, सिचुएशन कहाँ की इसमें दिखाई गई है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। डोवर बीच जो एक जगह है, ये मैंने इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये एक नक्शा हमें दिखाई दे रहा है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जगह है। ये एरो आप देख रहे हैं, ये एक तरफ लंदन इंग्लैंड है और दूसरी तरफ फ्रांस है। तो इन दोनों के बीच की जो वाटर बॉडी है, यानी जो पानी का जो क्षेत्र है, उस जगह को और डोवर बीच कहा जाता है। द टाउन ऑफ डोवर इज क्लोजर टू फ्रांस देन एनी अदर पोर्ट सिटी इन इंग्लैंड। यानी जो डोवर का जो और क्षेत्र है, ये डोवर एक टाउन का नाम है, एक कस्बे का नाम है, और इस कस्बे के नाम के कारण ही इस जगह को डोवर बीच कहा जाता है। और ये जो जगह है, ये फ्रांस को और इंग्लैंड को सेपरेट करती है, यानी इन दोनों के बीच में ये पानी है, और इस के वजह से ही इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच की जो जगह है, यानी ये जो पानी का जो क्षेत्र है, इसे स्ट्रेट ऑफ डोवर कहा जाता है। याद रखना है आपको इस बात को। ये इंग्लैंड के और इंग्लिश चैनल जो है और नॉर्थ सी जो है उसके दक्षिण में और इंग्लिश चैनल के उत्तर में स्थित ये जगह है। तो ये थी जगह के बारे में जहाँ पे जिस जगह के बारे में ये पोइम है। आप समझ गए होंगे कि डोवर कौन सी जगह है। अब स्टूडेंट्स, इस पोइम को हम पढ़ते हैं, इसका टेक्स्ट देखते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं पहले कि इस पोइम में जिनको पोइट एड्रेस कर रहे हैं, यानी जिनको ये पोइम वो बोल के सुना रहे हैं, वो उनकी पत्नी है, और बीच बीच में उनका रेफरेंस भी इसमें आता है, हमें पता लगता है। हालांकि ये पोइम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो देयर इज़ ओनली वन स्पीकर, द लिसनर इज जस्ट साइलेंट लिसनर।
ओनली वन स्पीकर द पोइट इज़ देयर, लेकिन हमें ऐसे पता लगता है कि एक व्यक्ति उनकी बात सुन रहा है और वो वुमन जो है वो उनकी पत्नी है। तो आइए अब हम इस पोएम का टेक्स्ट देखते हैं। द सी इज़ काम टुनाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। द सी इज़ काम टुनाइट, समुद्र जो है वो बहुत ही शांत है आज की रात। पोइट कह रहे हैं, ये बात बोल के सुना रहे हैं अपनी पत्नी को। ये समुद्र जो है ये आज बहुत ही शांत है। टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। टाइड और एब यानी ज्वार और भाटा जिसे कहते हैं। समुद्र में जब ऊंची लहरें आती हैं तो उसे टाइड कहा जाता है, और भाटा यानी ज्वार और भाटा यानी समुद्र की लहरों का उठना और गिरना। द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। जो स्ट्रेट्स मैंने आपको बताया था, वो जो समुद्र का जो किनारा है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसको स्ट्रेट नाम दिया गया है। उसके ऊपर जो चंद्रमा है वो बहुत ही सुंदर चमक रहा है। फ्रेंच कोस्ट पे लाइट ग्लीम एंड इज गॉन। ग्लीम का मतलब है धीमी रोशनी। समुद्र के किनारे पर धीमी रोशनी जो है वो हो रही है और फिर गायब हो रही है, यानी रोशनी पहले दिखाई देती है फिर वो चली जाती है। अब ये जो भी पोइम की लाइंस हैं ये सिंबॉलिक हैं। ये जो भी लाइंस हैं ये सिंबॉलिक हैं। पोइट कहते हैं कि लाइट रोशनी होती है और चली जाती है, यानी एक तरह से ये जो मनुष्य का जीवन है जिसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, वो यहाँ पे बताया गया है। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। इंग्लैंड की तरफ जो क्लिफ्स हैं, चट्टाने हैं, वो ग्लिमरिंग यानी धुंधली चमक रही हैं, और वास्ट यानी विशाल बहुत बड़ी हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, बे कहते हैं खाड़ी को, यानी वो जो समुद्र के किनारे चट्टाने हैं वहाँ पे उस खाड़ी के अंदर वो चट्टाने जो हैं वो बहुत विशाल है और वो चमक रही हैं। Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets the moon-blanched land. Listen. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, पोइट जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं अपनी वाइफ को। कम टू द विंडो, हम महसूस कर सकते हैं कि वो किसी एक बिल्डिंग में हैं और वो अपनी पत्नी को भी खिड़की के पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं स्वीट इज़ द नाइट एयर, देखो कितनी ठंडी मधुर हवा चल रही है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लास्ट लैंड, लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रॉर। लेकिन ठंडी मधुर हवा चल रही है, साथ ही जो लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे है यानी जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर झाग की एक परत जमी हुई है। स्प्रे का मतलब हो गया जो पानी के और तेज बहाव के कारण झाग फैल जाता है पानी के ऊपर, उसकी एक लाइन बनी हुई है। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लास्ट लैंड। मून ब्लास्ट लैंड का मतलब हो गया द लैंड दैट इज मेड वाइट बाय द मूनलाइट, यानी चंद्रमा की रोशनी से जो ज़मीन सफ़ेद दिखाई दे रही है और जहाँ पे समुद्र और ज़मीन जो है वो मिल रही है, वहाँ पे लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स। वहाँ पे एक तरह की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ग्रेटिंग रोर, एक तरह की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। और पेबल्स, पेबल्स यानी छोटे गोल और चमकीले पत्थर जो समुद्र के किनारे पर मिलते हैं, उन पत्थरों की आवाज़ गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। लहरें उन पत्थरों को ड्रॉ बैक करती हैं, यानी वो नीचे फेंकती हैं, नीचे खींचती हैं और फिर उनको फ्लिंग यानी उछालती हैं, यानी
पानी के साथ समुद्र के किनारे जब समुद्र की लहरें आती हैं तो एक बार तो वो लहरों के साथ पत्थर ऊपर जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, तो वो जो साउंड होता है उसके लिए पोइट ने कहा है ग्रेटिंग रोर। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in. Now the poet talks about his philosophy which he wants to propound in the poem. वो कहते हैं कि जब वो लहरों के साथ पत्थर उठते हैं और गिरते हैं, at their return जब वो पानी के साथ लौटते हैं, begin and cease and then again begin, तो वो रुकते हैं, चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, यानी उनका बहाव एक बार रुकता है, फिर चलता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। तो एक तरह का एक ट्रेमुलस कैडेंस उनमें बन रहा है। कैडेंस का मतलब है लय या टोन, यानी उनके बीच में एक तरह का लय जो है, उनकी एक लय बन रही है, एक संगीत उनसे पैदा हो रहा है और वो ट्रेमुलस है, यानी वो शोर शराबे वाला संगीत है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और ये इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस यानी इस आवाज़ को सुनकर उदासी का भाव हमारे अंदर जागृत होता है, और ये उदासी का भाव इटर्नल है, यानी शाश्वत है, यानी ये कभी खत्म नहीं होता है। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. अब यहाँ पे पोइट ने एक रेफरेंस दिया है सोफोक्लिस का, जो एक एंशंट और ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं। तो उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो गीत मैं अभी सुन रहा हूँ, ऐसा ही कोई गीत सोफोक्लिस ने भी सुना होगा बहुत समय पहले, और उसको सुनकर के ही उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी होंगी। सोफोक्लिस लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एजियन। एजियन जो एक समुद्र का किनारा है, वहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे आज मैं सुन रहा हूँ इस गीत को, वैसे ही उन्होंने भी बहुत समय पहले लॉन्ग एगो उन्होंने भी ये ऐसा ही कोई गीत सुना होगा। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, और मनुष्य के जीवन के दुखों का उतार और चढ़ाव। एब एंड फ्लो का मतलब ज्वार और भाटा। तो यहाँ पे भी एक इमेजरी है जो समुद्र से तुलना की है उन्होंने, समुद्र की लहरों से मनुष्य के जीवन के दुखों की। तो जैसे मनुष्य के जीवन में दुखों का और ज्वार भाटा आता है, वैसे ही समुद्र के लहरों के उठते और गिरने को देखकर सोफोक्लिस के मन में भी ये जीवन के बारे में विचार आया होगा। फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट, हम भी और हमारे मन में भी एक विचार आता है। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, जब हम इस डिस्टेंट यानी दूर, जो बहुत दूर एक समुद्र के किनारे हम खड़े हैं, यहाँ इन लहरों की आवाज़ को सुनकर हमारे मन में भी एक विचार आता है, जैसे सोफोक्लिस के मन में आया था। The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. The sea of faith, क्या विचार उनके मन में आता है? पोइट कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में इस धरती पर जो विश्वास रूपी समुद्र है, was once at the full, वो एक समय पूरा भरा हुआ था, लबालब था, यानी धरती पर विश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा था, लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड ऑफ ए ब्राइट गर्डल, गर्डल कहते हैं बेल्ट को। तो जैसे एक बेल्ट बंधा हुआ होता है, वैसे ही विश्वास रूपी बेल्ट जो है उसने धरती को चारों तरफ से घेर रखा था। यानी अर्थ के जो शोर हैं, धरती के जो किनारे हैं, वो और एक विश्वास रूपी बेल्ट से और बंधे हुए थे। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलंकली लॉन्ग विड्रॉविंग रॉर, लेकिन अब कवि कहते हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है कि ये जो विश्वास रूपी और बेल्ट जो जिसने धरती को और
बांधा हुआ था, ये विड्रॉ हो रहा है। विड्रॉ का मतलब कम होना, धीरे धीरे घटना। तो अब जैसे समुद्र की लहरों के गिरने से वो कंपेयर कर रहे हैं कि अब मुझे और उस विश्वास रूपी समुद्र का और स्तर जो है वो घटता हुआ महसूस हो रहा है। मेलंकली का मतलब है दुख भरी, और रोर का मतलब है गुर्राहट या तेज आवाज। तो मुझे कवि कहते हैं कि अब विश्वास रूपी समुद्र की जो लहरें हैं वो नीचे गिर रही हैं, यानी विश्वास खत्म हो रहा है। रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, और वो रिट्रीट कर रही हैं। अब रिट्रीट का मतलब यहाँ पे क्या है? रिट्रीट का मतलब है पीछे खिसकना। ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड यानी रात्रि की जो हवा चल रही है उसके साथ वो रिट्रीट हो रही हैं, यानी वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो एजेस हैं यानी धरती के जो एज का मतलब किनारे, पथरीले नुकीले जो किनारे हैं पृथ्वी के, और नेकेड शिंगल्स जो हैं, शिंगल्स का मतलब है जो चिकने पत्थर होते हैं, तो उन पत्थरों वाले जो किनारे हैं पृथ्वी के, उनसे भी नीचे वो पानी अब जाने लग गया है, यानी अब वो नुकीले किनारे दिखाई देने लग गए हैं। समुद्र का स्तर गिरता है तो चट्टाने और किनारे दिखने लग जाते हैं, वैसे ही विश्वास खत्म हो रहा है और धीरे धीरे जो इंसान की बुराइयां हैं वो दिखाई दे रही हैं। लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, has really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace। तो अब पोइट कहते हैं अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, कि कम से कम हम तो एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो दुनिया है जो हमारे सामने है, एक सपनों की दुनिया हमें ये लगती है, लैंड ऑफ ड्रीम्स। सो वेरियस, ये हमें बहुत ही वेरियस यानी विविध दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें ये सब कुछ नहीं है। इतनी सुंदर ये हमें लग रही है। रियली नीदर जॉय, न तो इसमें खुशी है, नॉर लव, न ही प्रेम है, नॉर लाइट, न ही रोशनी है, नॉर सर्टिट्यूड यानी कोई दृढ़ निश्चय भी नहीं है, नॉर पीस, न ही शांति, नॉर हेल्प फॉर पेन, और न ही किसी के दुख में कोई मदद करता है। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। ये लास्ट का जो मेटाफर है ये बहुत ही सुंदर मेटाफर है। पोइट कहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसे है इस दुनिया में जैसे एक अंधेरी धरती पर हम रह रहे हो, डार्कलिंग प्लेन यानी एक ऐसा क्षेत्र है, जमीन है जो अंधेरे से भरी हुई है। स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, और वहां पे हर समय स्ट्रगल चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, और अलार्म यानी चेतावनी, हम लगातार और थ्रेट मिलती है, धमकियां मिलती रहती हैं कि पता नहीं कब कौन सा स्ट्रगल हो जाए, कौन सा झगड़ा हो जाए। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एंड फ्लाइट का मतलब भाग जाना, तो युद्ध से जैसे व्यक्ति भाग जाता है, वैसे इस दुनिया के संघर्ष से भी लोग भाग जाते हैं, और मतलब इस संघर्ष से वो परेशान हो जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और रात के समय जैसे कोई आर्मी यानी सेनाएं आपस में टकरा रही हों। इग्नोरेंट हैं वो, यानी जानती नहीं है कि हम किससे लड़ रहे हैं, यानी लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो नहीं जानते कि वो किससे लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस दुनिया में हम अंधेरे में ही जी रहे हैं, अंधेरे में एक दूसरे के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। ये लास्ट के मेटाफर में इन्होंने बताया। अब हम कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं इस पोएम में। द पर्सन एड्रेस्ड इन द पोएम इज मैथ्यू आर्नल्ड्स वाइफ फ्रांसिस ल्यूसी वाइटमन, ये नाम था उनकी पत्नी का। और हालांकि इस पोएम में जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है, तो हम ये मान सकते हैं कि सुनने वाली उनकी पत्नी नहीं बल्कि कोई भी औरत या महिला हो सकती है। फिगर्स ऑफ स्पीच, आर्नल्ड ने इस पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेस का यूज किया है, जैसे एलिट्रेशन है, नाइट, टाइड, फुल, फेयर, ग्लीम्स, गॉन, कॉस्ट, क्लिफ, जैसे सी का जो साउंड है,
एफ का, वेव्स, फॉल्स, फॉल्ड, ये सारे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एसोनेंस का यूज उन्होंने किया है टाइड और लाइज में। पैराडॉक्स और हाइपरबली, ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, तो पत्थरों के टकराने की आवाज को बहुत महान शोर शराबे से तुलना की है, तो ये पैराडॉक्सिकल भी है और हाइपरबली भी है। मेटाफर का एग्जाम्पल देखिए, विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, यहाँ पे वेव्स को और एक इंसान की तरह बताया गया है जो पत्थरों को फेंक रही है, उठा रही है और गिरा रही है। टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, यहाँ पे ह्यूमन मिजरी की तुलना की गई है समुद्र से। द सी ऑफ फेथ, यहाँ पे इंसान के विश्वास की तुलना जो है वो समुद्र के पानी से की गई है। सी ऑफ फेथ ले लाइक द फोल्ड ऑफ ब्राइट गर्डल, यहाँ पे सिमली है क्योंकि लाइक का यूज पोइट ने किया है कंपैरिजन के लिए। फिर से मेटाफर, ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, यहाँ पे विंड को एक जीवित इंसान की तरह बताया गया है, सांस लेने वाला। सिमली, द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, तो यहाँ पे दुनिया की तुलना की गई है लैंड ऑफ ड्रीम्स से, लाइक का यूज किया गया है। एनाफोरा, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, तो यहाँ पे सो वर्ड को रिपीट किया गया है। एनाफोरा का एग्जाम्पल एक और भी है, नोर लव, नोर लाइट, नोर सर्टिट्यूड, नोर पीस, नोर हेल्प फॉर पेन, तो यहाँ पे नोर को रिपीट किया गया है। एल्यूजन का एग्जाम्पल, एल्यूजन किसे कहते हैं, जब किसी पोइम में किसी फेमस राइटर का या किसी फेमस पर्सन का या फेमस बुक का एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसे एल्यूजन कहा जाता है। तो हम सबको पता है कि इस पोइम में पोइट ने किसका एग्जाम्पल दिया है, एंशिएंट ग्रीक प्ले एंटिजन जो लिखा था सोफोक्लीज ने, जिसमें से ये लाइन जो है इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, ये लाइन वहाँ से ली गई है। सिंबल, अब देखिए यहाँ पे जो सी है ये पोइम सिंबॉलिक पोइम है, यहाँ पे जो सी यानी समुद्र जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी। जो समुद्र का स्तर कम हो रहा है तो इसका मतलब पोइट कहना चाह रहे हैं कि रिलीजन यानी जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो कम हो रही है। लैंड यानी चारों तरफ जो जमीन है वो साइंस का और सिंबल है, यानी धीरे धीरे जमीन बढ़ रही है, समुद्र घट रहा है, यानी रिलीजन कम हो रहा है, साइंस बढ़ रहा है। हाइपरबली का यूज पोइट ने किया है, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, यानी सैडनेस का नोट जो कभी खत्म नहीं होता है, तो ये हाइपरबली है। पर्सनिफिकेशन, द रोर ऑफ पेबल्स, तो यहाँ पेबल्स कैन नॉट रोर, रोरिंग इज अ ह्यूमन ट्रेट, तेज आवाज में बोलना ये ह्यूमन बीइंग का गुण है, तो यहाँ पे पेबल्स को पर्सोनिफाई किया गया है। इंटरनल राइम का एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम, बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, तो यहाँ पे बिगिन अगेन बिगिन, इसमें इंटरनल राइम का यूज पोइट ने किया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड if you like the video then subscribe to my channel and thanks a lot.